हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर चल रहा था अक्टूबर 2021 का। ग्रेड अप के पीडीएफ से हम करंट अफेयर का वीडियो बना रहे हैं भाई। ठीक है, ये हम बार बार बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये हम इस पे वीडियो बना रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं ना, उनमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। अच्छा खासा मतलब कि करंट का एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं हुआ है। वो चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो। ठीक है, बिहार एसआई का जो पेपर हुआ है उसके भी प्रश्न यहाँ से मिले हैं अच्छे खासे, कोई भी प्रश्न नहीं छूटा यहाँ से। ठीक है, यूपी एसआई का भी एग्ज़ाम हुआ, वहाँ के भी प्रश्न मिले हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो प्रश्न जो पीडीएफ का महत्व है वो इस बात में है, इस बात में नहीं कि वीडियो बना रहे हैं इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो भैया वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो बड़ी अच्छी होगी। आप लोग उसको ध्यान से देखिए, उनको समझिए। उसकी पीडीएफ हम दे चुके हैं, नवंबर की वीडियो बना के हमने पीडीएफ दे रखी है। आप लोग उसको पढ़ भी रहे होंगे या हो सकता है पढ़ भी लिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ लिए होंगे उसको, है ना। लेकिन कुछ लोग होंगे अभी इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी नहीं 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, है ना। तो पेपर तक तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, है ना। ये नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम आज के वीडियो में शुरुआत करेंगे साइंस एंड टेक से। तो साइंस एंड टेक में सबसे पहले देखेंगे भैया कि मेघालय की मावसमाई गुफा में सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति है, उसका नाम है जियोरिसा मावसमाएंसिस। घोंघे की प्रजाति है, ठीक है, सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति है जियोरिसा मावसमाएंसिस। किस में मिली है? मावसमाई गुफा। तो मावसमाई गुफा कहाँ है पता होना चाहिए, मेघालय में है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या है। यह एक चूना पत्थर की गुफा भाई, ये याद रखने की ज़रूरत है। प्रमुख बिंदु के रूप में देख लें तो मेघालय की गुफाओं से गुफा में रहने वाले घोंघे की 5 प्रजातियों की सूचना मिलती है। इस बार की खोज को जर्नल ऑफ कॉन्कोलॉजी में रिपोर्ट किया गया। ठीक है, खोज में शामिल शोधकर्ता अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ATREE बेंगलुरु के हैं निपू कुमार दास और NA अरविंद। इन दोनों लोगों ने इसकी खोज की है। नाम याद रखना। 1851 में जियोरिसा सरिता नवीनतम खोज के रूप में एक ही जीन्स के सदस्य चेरापूंजी के पास मावसमाई, आज का वर्तमान का मावसमाई है, उस समय मुस्माई बोलते थे, घाटी से WH बेंसन द्वारा एकत्र और वर्णित किया गया था। ध्यान रखना, यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, भारत के प्रमुख पत्तनों में पहली बार कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया है? कोलकाता में किया गया भाई। नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्या है भाई। तो किसी भी प्रमुख भारतीय पत्तन में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली को एक समुद्री संचार माध्यम के रूप में पेश किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये भी है ना। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो कोलकाता से सैंड हेड्स तक पूरी हुगली नदी के मुहाने को कवर करेगा, जिसमें 4 स्थानों पर बेस स्टेशन होंगे। इस सुविधा के जरिए कोलकाता से विशेष रूप से तूफान, खराब मौसम के दौरान सैंड हेड्स के जहाज़ों को रेडियो के माध्यम से सीधे संचार संपर्क किया जा सकता है। ठीक है भाई। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने किया है पहला सौर अन्वेषण उपग्रह, तो उसका नाम क्या है भाई? पहली बात तो याद रखना है कि ताइवान उपग्रह है, शांक्सी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए, और सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश किया इसने। तो इसके बारे में देख लेते भाई क्या है। ठीक है,
इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये है क्या आखिरकार। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। XIHE, ठीक है। सी उपग्रह चीन का पहला सौर अवलोकन उपग्रह है। 550 किलो का है ये। 3 साल तक सूर्य की निगरानी करेगा। इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर से लैस है, जिसे चीनी H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर के रूप में जाना जाता है। इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया, भैया याद रखना है। आगे देख लें कृषि उड़ान 2.0 क्या है ये। तो इसके बारे में देखेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया। तो किसने किया है, नाम याद रखना है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भाई कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण अनुकूलन के माध्यम से मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने और विभिन्न गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता और लचीलापन लाने में योगदान देना है। इसमें हवाई परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। तो कृषि उड़ान 2.0 क्या है ये। उन्नत संस्करण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 100% की हिस्सेदारी वाली है। सहायक कंपनी है AAICLAS और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया का सहयोग प्राप्त है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चयनित हवाई अड्डों पर भारतीय मालवाहक और P2C विमानों के लिए लैंडिंग, पार्किंग, TNLC और NFC शुल्क की पूरी छूट प्रदान करता है। इसको देश भर के 53 हवाई अड्डों पर मुख्य रूप से पूर्वोत्तर आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाएगा। तकनीकी कन्वर्जेंस देखें तो ई कुशल सतत समग्र कृषि रसद के लिए कृषि उड़ान का विकास सभी हितधारकों को सूचना के प्रसार से में सुविधा प्रदान करने के लिए मंच विकसित करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के साथ ई कुशल का एकीकरण प्रस्ताव भी है। कृषि उड़ान कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में शुरू की गई थी। कृषि उड़ान कब शुरुआत हुई, तो अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत हुई है भाई। डिफेंस से संबंधित देख लेते हैं। भारत और यूके की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास हुआ कोंकण शक्ति 2021। तो कोंकण शक्ति 2021 किसका है, तो भारत और यूके का है। कौन सी सेना का है भाई, ये तीनों सेना की है, ठीक है, तीनों सेनाओं का है कोंकण शक्ति, ठीक है। 21 से 27 अक्टूबर के बीच हुआ है। इसके बारे में हम देखें तो ये पश्चिमी तट पर होने जा रहे इस अभ्यास का समुद्र से जुड़ा भाग 2 चरणों में आयोजित होगा। पश्चिमी तट पर हो गया है, ठीक है। मुंबई में पूरा करने की इसको योजना है और जबकि समुद्री चरण में क्या करेंगे 24-27 अक्टूबर के बीच अभ्यास होंगे, ठीक है। भारतीय सेना और यूके आर्मी के बीच होने जा रहा अभ्यास का जमीनी चरण सूर्या कमांड की गोल्डन की डिवीजन के संरक्षण में 21 से 27 अक्टूबर के बीच चौबटिया में आयोजित किया जाएगा, चौबटिया में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर लाभों को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग को प्रदर्शित करना। फिर समुद्री सहयोग सामरिक स्थिरता बढ़ाने, वैश्विक आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए समुद्र में सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता का एक विशिष्ट प्रतीक है, ठीक है। आगे है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट क्या है अभ्यास। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। किसका अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। याद रखना इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है ना। आगे देखते हैं इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल के लिए
मूल्यांकन होगा? लक्षित विमान के प्रदर्शन की निगरानी टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर के माध्यम से की गई। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान एक बार विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारतीय सेना की टीम ने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता। भाई, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता भारतीय सेना की टीम ने। ठीक है, भारतीय सेना की 4-5 गोरखा राइफल्स, नाम याद रखना, फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन के ब्रेकन वेल्स में प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रमुख बिंदु देख लें इसके बारे में। तो ब्रिटेन की सेना द्वारा आयोजित हुआ एक्स कैम्ब्रियन पेट्रोल को मानवीय सहन शक्ति, टीम भावना की महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है और इसे कभी कभी दुनिया भर की सेनाओं के बीच मिलिट्री पेट्रोलिंग के ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। तो इस बार कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। भारतीय सैन्य दल ने इस आयोजन में भाग लिया और कुल 96 टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की इन्होंने, जिसमें दुनिया भर से विशेष बल और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें शामिल हुई। इस साल भाग लेने वाली 96 टीमों में से केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलिंग दल को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। 3, तो एक उसमें भारत भी है। ठीक है, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 3 राज्यों में बढ़ाया गया है। तो किसने बढ़ाया होगा? गृह मंत्रालय के ने किया। भाई, कहाँ कहाँ? पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में 50 किलोमीटर तक, याद रखना, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसकी शक्तियाँ क्या हैं? गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती, ये सब शामिल है। 15 किलोमीटर तक सीमित थी पहले, लेकिन इस बार मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के संचालन क्षेत्र के सीमा से 80 से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं विशेष। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, युद्ध अभ्यास 21। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 17वां संस्करण है, नाम याद रखना है। संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, अलास्का में शुरू हुआ। अलास्का यूएसए का ही हुआ है। 15 से 29 अक्टूबर के बीच हुआ है। इसमें भारत अमेरिका भाग लिए हैं। ठीक है, और क्यों होता है कि समझ बढ़े भाई, सहयोग बढ़े, अंतर संचालन भी बढ़ाया जाए, है ना। इस अभ्यास का पिछला जो संस्करण था ना, 16वां, वो फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। 16वां कहाँ हुआ? राजस्थान भैया। 17वां हुआ है अलास्का में। ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2021 का दूसरा चरण था। भारतीय नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूएस नेवी। कौन कौन थे? भारत, जापान, है ना, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये 3 देश इसमें शामिल हुए थे। और ये कौन सा चरण है भाई? दूसरा चरण है ना। तो इसमें क्या है कि पहला चरण 26 से 29 अगस्त 2021 तक फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। पहला चरण, ध्यान रखना। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस रणविजय गया था, आईएनएस सतपुड़ा जो लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है P-8I, और एक पनडुब्बी इसमें शामिल थी भारत की तरफ से। अभ्यास का जो दूसरा चरण है, पहले चरण के दौरान बनाए गए तालमेल समन्वय संचालन पर आधारित होगा और ये उन्नत सतह पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, सौमैनशिप विकास, हथियार फायरिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। मालाबार अभ्यास क्या है भाई? यहाँ 1992 में भारत अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। 92 में शुरू हुआ है। 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स स्थायी सदस्य के रूप में आया, और 20 में ऑस्ट्रेलियाई नेवी को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है,
तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे देख लेते हैं नौसैनिक अभ्यास मिशन, नौसैनिक अभ्यास मिलन। ठीक है, तो नौसैनिक अभ्यास मिलन क्या भाई, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नौसैनिक अभ्यास मिलन क्या है, चलिए। तो भारत जो है फरवरी 2022 सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करने वाला है। मेजबानी कौन कर रहा है, भारत करेगा भाई। 2022 में फरवरी महीने में होने वाला है। ठीक है, इसके साथ में 46 देश रहेंगे इसमें शामिल। इसमें सभी क्वाड देश रहेंगे। कौन कौन से, यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो रहेंगे ही। और याद रखना इसमें पहली बार अमेरिका को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लें तो यह 1995 में शुरू हुआ, द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है, सभी देशों की नौसेनाओं को साथ मिलाता है। तो नौसेना अभ्यास ये भी है। अभी तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है, लेकिन अब इसे विशाखापत्तनम में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, आमंत्रित लोगों में हिंद महासागर के सभी तटवर्ती राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश इसमें शामिल होंगे। 2020 में 11वें संस्करण के लिए 40 देशों को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह अभ्यास रद्द कर दिया गया। तो 11वां संस्करण कहाँ हुआ था, अगर प्रश्न आए तो याद रखना कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि रद्द कर दिया गया कोविड-19 के कारण। ठीक है, चलिए। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ना। तो डीआरडीओ के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो भारत में एस्ट्रोनॉमिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। तो एस्ट्रोनॉमिक्स से संबंधित है। ये कौन है, उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन, मिसाइल प्रौद्योगिकी के अनुसंधान विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या भाई, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्यों कि एस्ट्रोनॉमिक्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए। यह तकनीकी बैठकें आयोजित करके, तकनीकी प्रकाशन निकालकर, प्रदर्शनियों का आयोजन करके अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित तकनीकी अन्य सूचनाओं के प्रसार में कार्यरत है ये जो संस्था है। ठीक है, भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वॉरियर 2021 देख लेते हैं। ये छठा संस्करण भैया याद रखना है, उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है ना। पीछे हम एक और बताए थे जो चौबटिया में आयोजित हुआ है ना। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। अंतर संचालनीयता वो विशेषज्ञता साझा करने की पहल का हिस्सा होगा ये। ठीक है, इसमें भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री कंपनी, यूके की सेना की भी इतनी ही संख्या में सैन्य ताकत अपने अपने देशों में विभिन्न सैन्य अभियानों के संचालन के दौरान और विदेशी गतिविधियों के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को साझा करेगी। जो भारत और यूके के बीच और अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं उनके नाम क्या हैं। वायुसेना अभ्यास होता है भैया इंद्रधनुष, और नौसेना अभ्यास होता है कोंकण। ठीक है ना। ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश आए हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने तैयार किया है। और ये पहली बार है जब ऊर्जा क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा पर एक व्यापक दिशा निर्देश जारी किया गया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक संशोधन नियामक 2019 के साइबर सुरक्षा की धारा 3 उपधारा 10 के प्रावधान के तहत विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा पर दिशा निर्देश तैयार किए गए। ठीक है, याद रखना इसमें कि दिशा निर्देश चिन्हित विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की ICT आधारित खरीद को अनिवार्य करता है, या फिर उत्पाद को बिजली आपूर्ति प्रणाली नेटवर्क में उपयोग के लिए तैनाती से पहले मैलवेयर, हार्डवेयर, ट्रोजन के परीक्षण किया जाना आवश्यक करता है। उसके पश्चात विश्वसनीय उत्पाद सेवा के लिए सिस्टम में लगाया जाना चाहिए। नोट के रूप में ध्यान रखना इसमें कि ऊर्जा मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली खरीद की लागत को कम करने के लिए बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण के कार्यान्वयन के लिए पहले चरण का फ्रेमवर्क
जारी किया है। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा क्या है? सुदर्शन भारत परिक्रमा है क्या? तो भैया एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को फ्लैग ऑफ किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अखिल भारतीय साइकिल रैलियों को भी इन्होंने फ्लैग इन किया है। प्रमुख बिंदु के रूप में देख लेते हैं तो ये जो कार रैली हुई भैया 7500 किलोमीटर की अपनी यात्रा के दौरान देश के स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे। और 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली स्थित पुलिस स्मारक पर ये समाप्त भी होगी, मतलब हो गया है। ये अक्टूबर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनएसजी कार रैली देश के 12 राज्यों के नाम याद रखना, 12 राज्य 18 शहर से होकर गुजरेगी। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जिमेक्स 2021 का 5वां संस्करण। जिमेक्स 2021 का 5वां संस्करण है। ठीक है, कहाँ पे? अरब सागर में। याद रखना 6 से 8 अक्टूबर के बीच हुआ है। ठीक है, प्रमुख बिंदु ना भी देखेंगे, लेकिन ये देखिए कि जिमेक्स अभ्यास जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू हुआ था 2012 में, और पिछला संस्करण सितंबर 2020 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है भैया। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से? पनडुब्बी से। नाम याद रखना, परमाणु पनडुब्बी है, नाम है सेवेरोडविंस्क। सेवेरोडविंस्क नाम है उसका। यहां बेरेंट सागर में छद्म लक्ष्यों पर 2 जिरकॉन क्रूज मिसाइल दागे गए इससे, सेवेरोडविंस्क परमाणु पनडुब्बी से। जिरकॉन की मारक क्षमता देखें तो का परीक्षण हुआ है सतह से, और फिर व्हाइट सी में जलमग्न स्थिति से एक और मिसाइल छोड़ा गया। जिरकॉन मिसाइल की ध्वनि की जिरकॉन जो मिसाइल है ना, ये ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। गति याद रखना। मारक क्षमता भैया याद रखना 1000 किलोमीटर है। अभ्यास मित्र शक्ति 2021 भी हुआ है, भारत श्रीलंका के बीच में होता है। 8वां संस्करण है, कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में हुआ है, 4 से 15 अक्टूबर के बीच हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मित्र शक्ति का 7वां संस्करण था 2019 में, विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो 7वां हुआ है 19 में और 8वां हुआ है अम्पारा में 2021 में। ठीक है, द्विवार्षिक है ये। अवार्ड्स और ऑनर्स देख लेते हैं भाई। मार्टिन स्कॉर्सेजी और इस्तेवान साबो को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मार्टिन स्कॉर्सेजी और इस्तेवान साबो को। घोषणा किसने की? केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। ठीक है, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना, ये 52वां संस्करण है, पहले ही बता चुके हैं। इस्तेवान साबो कहाँ के हैं? हंगरी के सर्वाधिक सम्मानित फिल्म निर्देशक हैं और पिछले कई दशकों से उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। मेफिस्टो 1981, फादर 1966 जैसी शाहकार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। ये इस्तेवान साबो हंगरी के रहने वाले हैं। तो मार्टिन स्कॉर्सेजी कौन भाई? नव हॉलीवुड युग की पहली प्रमुख हस्ती हैं भाई। फिल्म इतिहास के महानतम सर्वाधिक प्रभावशाली फिल्मकारों में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू ने 2019 के लिए
याद रखना 67वां फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया है। तो रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई थी। ठीक है। तमिल फिल्म है कूझंगल, तमिल फिल्म है कूझंगल, जिसको ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है। क्या नाम है? तमिल फिल्म है भाई, नाम है कूझंगल। कंकड़, कूझंगल मतलब कंकड़। फिल्म निर्माता है PS विनोद राज। 94वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2022 के लिए इसको मिला है। ठीक है। प्रमुख बिंदु के रूप में देखें तो कूझंगल जो है नयनतारा विघ्नेश शिवन द्वारा निर्मित एक यथार्थवादी पारिवारिक नाटक है। ठीक है। अगर ये चुन लिया जाएगा तो याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। और 94वां अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजल्स में होने वाला है। 27, ठीक है। 94वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। आगे देखते हैं द्रुक्पा की कुंग फू नन, नहीं द्रुक्पा की है कुंग फू नन ने पहला यूनेस्को ICM 2021 मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है। ठीक है, द्रुक्पा की है। ठीक है, तो ध्यान रखना मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार। द्रुक्पा नन युवा लड़कियों को अपने बचाव करने, आत्मविश्वास बनाने, अपने समुदाय में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाती हैं। कुंग फू नन जो है बौद्ध नन परंपरा से है, जो द्रुक्पा काग्यू वंश से संबंधित है। ठीक है ना। पुरस्कार देख रहे भाई। इसे मार्शल आर्ट शिक्षा की अच्छी प्रथाओं को एकत्र करने, बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ICM युवा विकास जुड़ाव के लिए मार्शल आर्ट का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र द्वारा शुरू किया गया है। अर्थशॉट पुरस्कार 2021 के बारे में भी देख लेते हैं। दिल्ली के उद्यमी हैं विद्युत मोहन ताकाचार के सह संस्थापक हैं ये, कि कृषि अपशिष्ट रिसाइकलिंग अवधारणा ने अर्थशॉट पुरस्कार का उद्घाटन संस्करण जीता है। ठीक है। ताकाचार ने क्या कि एक पोर्टेबल मशीन के निर्माण के लिए क्लीन आवर एयर श्रेणी में पुरस्कार जीता, जो कृषि कचरे को उर्वरक में बदल देती ताकि किसान कचरे को न जलाएं और वायु प्रदूषण का कारण ना बने। 5 विजेताओं की घोषणा की गई और प्रत्येक को क्या मिलेगा? 1 मिलियन पाउंड मतलब $1.4 मिलियन। अर्थशॉट पुरस्कार देख ले भाई। तो 2021 से 30 तक प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है ये, 21 से 30 तक। रॉयल फाउंडेशन मुख्यालय इसका लंदन में है, नाम याद रखना, इसके द्वारा दिया जाएगा। रॉयल फाउंडेशन कहाँ है? मुख्यालय लंदन में। 20 में प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज डेविड एटनबरो द्वारा लॉन्च किया गया था ये। ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज डेविड एटनबरो और प्रिंस विलियम द्वारा। प्रत्येक वर्ष 5 फाइनलिस्ट का चयन होता है। 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, तो वो कौन कौन से लक्ष्य हैं? प्रकृति की बहाली और संरक्षण, वायु स्वच्छता, महासागर पुनरुद्धार, अपशिष्ट मुक्त जीवन, जलवायु कार्रवाई के लिए उनके योगदान के लिए किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला ने ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए CK प्रहलाद अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। CK प्रहलाद अवार्ड किसको मिला भाई? माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला को, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं ये। माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष नेताओं नडेला के साथ इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं ब्रैड स्मिथ, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी हैं लुकास जोप्पाको। 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नकारात्मक कंपनी बदलने के लिए 2050 तक अपने सभी ऐतिहासिक उत्सर्जन दूर करने के उद्देश्य से उनके सहयोगी नेतृत्व के लिए सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार है क्या? तो यह पुरस्कार 2010 में कॉरपोरेट इको फोरम द्वारा भारतीय अमेरिकी प्रहलाद को सम्मानित करने के लिए, जो इसके संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे, बनाया गया था। कब? 2010 में। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे देखेंगे कि एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एम्स के निदेशक हैं और इनको 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। रणदीप गुलेरिया भारतीय पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्स नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक हैं, जिन्हें एम्स में पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर के लिए भारत के केंद्र की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। कोविड-19 प्रतिक्रिया प्रयास का एक हिस्सा भी था। उन्हें 2015 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्मश्री भी मिला भैया 2015 में। तेलुगु फिल्म निर्माता हैं बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तेलुगु फिल्म निर्माता नाम क्या है? बी गोपाल, नाम याद रखना, उर्फ बेजवाड़ा गोपाल। ठीक है, आगे देखते हैं पुरस्कार के बारे में। तो सत्यजीत रे जो पुरस्कार है ना, ये सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल द्वारा स्थापित है, जो एक राज्य आधारित संगठन है। पुरस्कार में 10,000 रुपये नकद पुरस्कार पट्टिका और एक स्मृति चिन्ह मिलता है। इसका नाम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। कारो संभव के संस्थापक है प्रांशु सिंघल। कारो संभव के संस्थापक प्रांशु सिंघल ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा प्रस्तुत 12वां सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। कारो संभव है क्या भाई? कारो संभव एक ऐसा संगठन जो इसमें लगे ज़्यादातर अनौपचारिक कर्मचारियों को अधिक औपचारिक तंत्र तक पहुंच में मदद करके रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने पर काम करता है। यह श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बहन संगठन जुबिलेंट भारतीयों ग्रुप की एक गैर लाभकारी संस्था जुबिलेंट भारतीय फुटबॉल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों ने जीता 2021 का आर्थिक नोबेल पुरस्कार। अमेरिका के 3 अर्थशास्त्री हैं, तो उनके नाम क्या हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार 2021 आर्थिक नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए इसमें डेविड कार्ड हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन तीनों को दिया गया है। तो डेविड कार्ड कौन भाई, बाकी ये दोनों कौन हैं? तो डेविड कार्ड जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में हैं, इनको आर्थिक विज्ञान में श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आर्थिक विज्ञान में कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, तो कभी कभी सब्जेक्ट भी पूछ लेते भैया किस सब्जेक्ट के लिए मिला है, नाम ये नहीं पूछते, हो सकता है ये पूछ ले कि कहाँ के रहने वाले हैं या किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, किस यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पत्रकार है मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव ने 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता भाई। 2 लोगों को मिला है। तो अपने देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष के लिए फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा और रूस के पत्रकार हैं दिमित्री मुरातोव को दिया गया है। रेसा फिलीपींस में एक स्थित स्वतंत्र समाचार वेबसाइट रैपलर नाम याद रखना की सह संस्थापक और सीईओ हैं। मुरातोव जो है रूसी अखबार नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक हैं। ठीक है, उपन्यासकार हैं अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तंजानिया के उपन्यासकार हैं भाई। इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों के भाग के बारे में अपनी अडिग और करुणामय चित्रण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। इनका जन्म हुआ भैया 1948 में। वह हिंद महासागर में तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर पले बढ़े, लेकिन 1960 के अंत में एक शरणार्थी के रूप में इंग्लैंड पहुंचे थे। गुरनाह ने 10 उपन्यास प्रकाशित किए, जिसमें पैराडाइज
और डेजर्टसन, और कई लघु कथाएं इसमें शामिल हैं। तो डेजर्टसन और पैराडाइज, इन दोनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। DRDO डेयर टू ड्रीम 2.0 और युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, इसमें विजेताओं को शामिल किया गया है। क्या है कि उन्होंने इनोवेटर्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने, देश में उज्ज्वल युवा मस्तिष्क को एक मंच प्रदान करने के लिए डेयर टू ड्रीम 3.0 लॉन्च किया है। किसने किया? तो रक्षा मंत्री हमारे हैं ना, श्री राजनाथ सिंह जी ने किया। ठीक है, इन्होंने 2019 के लिए DRDO युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भी प्रदान किए इसी समय। तो डेयर टू ड्रीम अखिल भारतीय प्रतियोगिता है, और याद रखना भारतीय शिक्षाविदों, व्यक्तियों, स्टार्टअप को उभरती रक्षा, एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देती है। ठीक है, याद रखना ये चीज़, याद रखना कि ARINC 818 वीडियो प्रोसेसिंग और स्विचिंग मॉड्यूल, सोनार परफॉर्मेंस मॉडलिंग सिस्टम, बंड ब्लास्टिंग डिवाइस MK सेकंड, ये 3 है इसमें। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन ने दर्पण छवि अणुओं के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है। नाम क्या है? नाम है भैया बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। तो जर्मनी में जन्मे थे बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड में जन्मे थे डेविड मैकमिलन को संयुक्त रूप से दिया गया एसिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के विकास के लिए। ठीक है, ये जो रासायनिक टूल किट है ना इनका, वो नई दवाओं की खोज और ऐसे अणु बनाने के लिए किया गया है जो सौर कोशिकाओं में प्रकाश ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यमन के मानवीय संगठन ने 19 के UNHCR नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता है, यमन के मानवीय संगठन ने। तो आगे देख लेते हैं भाई। तो 2017 में अमीन जुबरान द्वारा स्थापित है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट नामक संगठन ने विस्थापित यमनियों के लिए अपने अटूट समर्थन के लिए 2021 का UNHCR नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड जीता। तो UNHCR नॉन-सेन रिफ्यूजी अवार्ड क्या भाई, ये भी देख लेते हैं। तो यह व्यक्ति, समूह, संगठन को शरणार्थियों, अन्य विस्थापित स्टेटलेस लोगों की रक्षा के लिए सम्मानित करता है। 1954 में पहली बार पुरस्कार की स्थापना के बाद से विभिन्न देशों से 60 से अधिक वैश्विक विजेता हो चुके हैं अभी तक। तो UNHCR क्या है भाई? यह संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी संघर्ष उत्पीड़न के कारण अपने घरों से भागने के लिए मजबूर लोगों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2021 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जापान, जर्मनी, इटली के वैज्ञानिकों को दिए गए। जापान, जर्मनी, इटली के वैज्ञानिकों को पहले भाग के रूप में किसको मिला? शिवकुरो मनाबे, जापान के है ना, क्लॉस हैसलसन को किसके लिए? पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए दिया गया। और दूसरा जो दिया गया है वो जॉर्जिया पारिसी को किसके लिए? परमाणु से ग्रहों के पैमाने पर भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए दिया गया। ये पहली बार है, याद रखना, ये पहली बार है कि जब जलवायु वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लें तो भैया शिवकुरो मनाबे अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने प्रदर्शित किया कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से पृथ्वी की सतह पर तापमान में वृद्धि होती है। तो क्लॉस हैसलसन ने क्या बताया, जो कि जर्मनी के मैक्स प्लांक मौसम विज्ञान संस्थान से ये बनाया कि मौसम और जलवायु को एक साथ जोड़ता है और इस प्रकार इस सवाल का जवाब देता है कि मौसम परिवर्तनशील और अराजक होने के बावजूद जलवायु मॉडल विश्वसनीय क्यों हो सकता है। तो भैया जॉर्जियो पारिसी, जो कि इटली के सेपिएंजा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, इन्होंने अव्यवस्थित जटिल सामग्रियों में छिपे हुए पैटर्न की खोज की है। ठीक, आगे देख लेते हैं। 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी दिया गया।
चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में भैया इसलिए रहा कि दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 21 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्यों कमज़ोर सदस्यों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उनके अधिकार का दावा करने के लिए ज़मीनी स्तर पर दृष्टिकोण के लिए मिला है। इसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो प्रमुख बिंदु के रूप में देख ले, तो प्रमुख बिंदु के रूप में क्या है कि अन्य पुरस्कार विजेताओं में कौन कौन है? कैमरून की महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं मार्थे वांडर, रूसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं व्लादिमीर स्लीवियक और कनाडाई स्वदेशी अधिकार रक्षक हैं फ्रेडा ह्यूसन इसमें शामिल हैं। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की स्थापना 2005 में वकील ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी ने की थी भाई। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है क्या आखिरकार, इसके बारे में भी देख लें। तो 1980 में जर्मन स्वीडिश परोपकारी जैकब वॉन यूएक्सकुल द्वारा स्थापित किया गया और इसे दिसंबर की शुरुआत में सालाना प्रस्तुत भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डेविड जूलियस अर्देम पटापाउटियन ने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। नाम क्या है? डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। तो इनके बारे में देख लें भाई, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है, तो किसके लिए दिया गया है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक भैया डेविड जूलियस अर्देम पटापाउटियन ने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला इनको। इनके निष्कर्ष से हमको क्या जानकारी मिल रही है? ये कि भैया हमें यह समझने की अनुमति दी है कि कैसे गर्मी, ठंड, यांत्रिक बल तंत्र का आवेगों को शुरू कर सकते हैं जो हमें हमारे आसपास की दुनिया को समझने, अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। और इस ज्ञान का उपयोग हम कैसे करेंगे? तो इस ज्ञान का उपयोग पुराने दर्द सहित कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। पुरस्कार के बारे में देख ले भाई। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडिश डायनामाइट आविष्कारक व्यवसायी थे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में बनाया गया और वित्त पोषित किया गया। नोबेल भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी, चिकित्सा, साहित्य, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। 1968 में सेरिक्स रिक्सबैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। तो कब हुई ये याद रखना है। वयो नमन कार्यक्रम वयोश्रेष्ठ सम्मान किसने जारी किया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वयो नमन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को वयोश्रेष्ठ सम्मान 2021 दिया। तो वृद्धजन दिवस के बारे में देखें तो यह भैया 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अगर पृष्ठभूमि याद रखें तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में नामित किया था। 21 का विषय क्या रहा? 21 का विषय है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। तो विषय याद रखना, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे रैंक्स और इंडिसेस, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमें लगता है ना। तो अब यहीं पे बस करें, अगली वीडियो हम एक और बना लेंगे और इसके बाद वीडियो बनेगी भी इसमें जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उनका हम एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बस हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ भाई कल मिलेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी परीक्षा का कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।